let us discuss the simple CV writing because this is also the part of your exams. तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. I'm about to share my screen with you as well. मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम देखते हैं कि CV writing क्या होता है. You can unmute yourself anytime whenever you feel any difficulty. अपने आप को अनम्यूट करना और मुझे क्वेश्चन पूछ लेना because I won't be there on the screen and I will not look at the messages, so you can unmute yourself then. Okay, so let me know my screen is visible to you or not. I hope अब present होना शुरू हो गई है. Okay, now please check. Just wait a minute. अभी मैंने present करना शुरू किया तो अभी हो जाएगी present. जी, आप please don't raise your ओके फाइन देन. अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने सीवी और कवर लेटर की तरफ. दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर फाइनल एग्जामिनेशन, सो बी केयरफुल अबाउट दैट कि आप इसके बारे में अच्छे से समझ लो. डेट व्हाट यू हैव टू राइट इन द सीवी. देयर विल बी एन एड, आपको एक एड प्रोवाइड किया जाएगा एंड यू हैव टू राइट द सीवी और कवर लेटर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स गिवन इन द एड. ठीक है, तो आपने करना क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सीवी का फॉर्मेट है. ऑब्वियसली इन द पेपर यू वोंट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग, बट आई विल रियली सजेस्ट कि आप सिंपल ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो तो अपने पास मार्कर से उसको हाईलाइट करके स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देना. ये जो सीवी का फॉर्मेट है ये है जी आपका जो है जो कैनवा पर आप डिज़ाइन करते हो और ऑलरेडी रेडीमेड फॉर्मेट्स आर देयर. तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको कैसे बनाऊंगी, जो है इसको स्ट्रक्चर कैसे करना है. सिंपली आप कैनवा से एक टेम्पलेट पकड़ोगे, ठीक है, और उसको जो है ना एडिट कर सकते हो आप लोग. ठीक है, यहाँ पर आप अपना नेम ऐड करो, आपका क्या प्रोफेशन है, यू कैन ऐड ओवर हियर. देन योर पर्सनल डिटेल्स, आपकी जो ईमेल है, आप वेट अ मिनट, हाँ जी, आपका ईमेल, आप स्किल्स आप मेंशन करते हो, ओनर्स हैं, कोई अवार्ड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर आपने अपने सर्टिफिकेशंस और इंटरेस्ट को ऐड कर दिया. ठीक है, देन मैंने आई हैव टोल्ड यू समथिंग कि जी यहाँ पर जो आपका एक ऑब्जेक्टिव है ये बेसिकली आपका पेपर में चेक होगा कि क्या आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में आपने उसी का ऑब्जेक्टिव लिखा या नहीं. जैसे आपको एक फॉर एग्जांपल एड प्रोवाइडेड थी टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है, एंड यू हैव प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडवर्टाइजिंग दिस एंड दैट, यानी एआई से रिलेटेड आपने सारी बातें की लेकिन टीचिंग को हाईलाइट नहीं किया, तो वो ऑब्जेक्टिव आपका रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा. यानी आप टू द पॉइंट और कंसाइज बात लिखो, वट एवर इज आस्क्ड फ्रॉम यू इन द पेपर आपने उसी के बारे में लिखना है. So take advantages of sales skills and experience and understanding of market to become a professional sales staff. यानी अभी सेल्स के बारे में कोई है इंसान जो है जॉब जिसके बारे में उसने किया है अप्लाई और सीवी उसकी बिल्कुल उससे ओरिएंटेड है. एंड ब्रिंग अ लोड वैल्यू टू द कस्टमर्स फ्रॉम दैट आई विल कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ टॉप सेवी का. तो ये जी इसकी ऑब्जेक्टिव है और ये ओरिएंटेड है किससे, इसका जिसमें ये अप्लाई कर रहा है. अच्छा, थोड़ा सा हम इसको एजुकेशन को डिस्कस करते हैं. यहाँ सबसे पहले आपका एमफिल या आपका जैसे बीएस है, फिर आ जाता है एफए, देन आपका मैट्रिक, यानी सबसे पहले आप जो रिसेंट एजुकेशन है देन आप दूसरे की तरफ मूव करते हो. अच्छा, नेक्स्ट आता है वर्क एक्सपीरियंस. मैंने ये बताया था कि वर्क एक्सपीरियंस आपके लेवल पर हम पहले नहीं लिखते, बाद में लिखते हैं, बट जिसका ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है उसको हम पहले लिखते हैं. ठीक है, देन आ जाता है कि वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो मेंशन करें, नहीं है तो स्किप कर दें. एक्टिविटीज़ क्या हैं, एक्टिविटीज़ आपने जो परफॉर्म करवानी है, यानी अगर आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे दैट इज़ रेलेवेंट टू द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर, सो यू कैन मेंशन दैट एज वेल. ठीक है, तो आप उस एक्टिविटी को मेंशन कर सकते हो जो आपने एक्टिविटी की हो उस जॉब से रेलेवेंट. तो ये छोटी सी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपने कंसीडर करते हुए अपनी पेपर में सीवी राइटिंग करनी है. अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताऊँ कि सीवी और रेज्यूमे में डिफरेंस क्या होता है. ऑल्दो ये एक रेज्यूमे ही है और आपके लेवल पर सीवी और रेज्यूमे ऑलमोस्ट सेम है. वो कैसे, वो इस तरह के सीवी होता है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दैट यू हैव डन थ्रू आउट योर लाइफ जर्नी, एकेडमिक जर्नी, जितना भी आपने सीखा होता है वो सीवी में आ जाता है. ठीक है,
और जो आपका रेज्यूमे होता है उसको हम जॉब ओरिएंटेड बना लेते हैं। तो एक स्टूडेंट जिसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, कुछ सर्टिफिकेशंस है, तो वो ऑब्वियसली ऑलरेडी एक कंसाइज फॉर्मेटिंग में है, तो उसी को ही एज अ रेज्यूमे या सीवी कंसीडर किया जा सकता है। बट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग यू कि सीवी इतनी डिटेल्ड होती है कि आप इसमें थोड़ा सा अपना किसी और चीज़ में जो कि थोड़ी बहुत रेलेवेंट हो उसका टच दे सकते हो। यानी सीवी में अगर आपने कभी कोई जो है ना किसी म्यूजिक कंपटीशन में आपने किया था पार्टिसिपेट, तो आप उसमें लिख सकते हो बिकॉज यू पार्टिसिपेटेड इन दैट। वो एक लॉन्ग होती है थ्रू आउट जर्नी की। जो रेज्यूमे है उसमें आप जरा सा भी हटकर उस जॉब से रेलिवेंट नहीं है इंफॉर्मेशन, तो आप नहीं लिख सकते। बट इट डजेंट मीन कि आप पेपर में मुझे जो सीवी है उसमें बिल्कुल ही टॉपिक से जो डेविएट करते हुए पॉइंट्स है वो लिख कर दे दें। आपका जो इस लेवल पर मैंने बताया कि सीवी और रेज्यूमे ऑलमोस्ट सेम होता है, तो वट एवर इज आस्क्ड फ्रॉम यू इन द एग्जाम, you have to write the information just relevant to the particular job you are applying for। ठीक है, तो आपने उससे डेविएट बिल्कुल नहीं करना है। तो आई होप इट इज क्लियर सो फार एंड देन वी कैन मूव टुवर्ड्स द कवर। तो हम अपने कवर लेटर की तरफ आ जाते हैं। इफ यू हैव एनी, ओके प्लीज। एक्टिविटीज़, अच्छा देखो एक्टिविटीज़ ऐसे हम अब फॉर एग्जांपल देखो मैं आती हूँ अपने इमेज की तरफ और फिर मैं आपको बताती हूँ। देखो अगर आप कहते हो ना एक्टिविटीज़, तो एक्टिविटी हम यहाँ पर देखते हैं इसने कौन सी मेंशन किया, ऑर्गेनाइज मंथली इवेंट्स है, नेटवर्क विद द एलुमनाई। देखो एक्टिविटी ऐसी नहीं होती कि मैं अपनी हॉबीज़ को मेंशन एक्टिविटी में। एक्टिविटी में आप जैसे अगर आप रीडिंग करते हो या आप बच्चों को भी पढ़ाते हो, तो इट इज़ योर एक्सपीरियंस नॉट एन एक्टिविटी। एक्टिविटी टीचिंग की फील्ड में ये है कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपने फेलोज के साथ मिलकर, वो किया भी हो, वो फेक ना हो, ऑब्वियसली फॉर द सेक ऑफ पेपर आप थोड़ा सा फैब्रिकेट कर सकते हो थोड़ा सा, लेकिन के जी मैंने एक प्रोजेक्ट किया इन विच आई प्रैक्टिस विद द स्टूडेंट्स। मैंने स्टूडेंट्स के साथ जो है ना एक एक्टिविटी करवाई उनको, और उसके बाद मैंने असेस किया कि वेदर द स्टूडेंट्स हैव लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और एक्टिविटी, उन्होंने उससे कुछ सीखा या नहीं। तो इस तरह की एक्टिविटी जो आपने परफॉर्म की हो वो आप लिख सकते हो, जो आपने अपने स्टूडेंट्स को करवाया हो। कोई प्रोजेक्ट भी करवाया हो सकता है आपने, आपने टीचिंग से रेलेवेंट और कोई इस तरह से सेमिनार वर्कशॉप को इस तरह कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करवाई है, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, इज इट क्लियर? एंड देन अच्छा जी, अब हम पर आते हैं, ये हमारे को है सिर्फ वैसे इसको हम एक नज़र देख लेंगे, पहले हम आते हैं इधर कवर लेटर की तरफ। अच्छा कवर लेटर क्या होता है, जैसे आप एक प्रोवाइड कर रहे हो सीवी में भी, आपको एग्जाम में हम डायरेक्ट कवर लेटर भी दे सकते हैं। कवर लेटर का एक फॉर्मेटिंग होती है। फॉर्मेटिंग में आपका सबसे पहले आ जाता है जो आपकी डिटेल्स है, देन सेंडर की जो डिटेल्स है, देन फिर इसकी फॉर्मेटिंग में आपसे अगर आप मुझे कहोगे या आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप करना, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू अ पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग कि जिसमें आप इंसर्ट कर सको अपना कोई भी कवर लेटर का। बट होता यही है बेसिक जो आपके सामने शोन है कि ये डिटेल्स है। अच्छा डिटेल्स में थोड़ा सा ऐसे ही बता देते हैं, हमको थोड़ा आइडिया हो जाए कि नेम है सबसे पहले, देन आपका जो है लोकेशन आ जाती है, उसके बाद आपकी थोड़ी ईमेल आईडी और इससे रेलेवेंट, इन्होंने थोड़ा सा मुश्किल करके लिखा हुआ है, बट इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो फॉर्मेटिंग शेयर करूँगी आप एक नज़र देख कर आपको आइडिया हो जाएगा कि हीडर में क्या आना चाहिए। सैल्यूटेशन सिंपली आप ग्रीटिंग करते हो। देन जैसे आपने बताया कि आई एम इंटरेस्टेड इन द एंट्री लेवल नर्सिंग पोजीशन, आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड, ठीक है, ड्यूरिंग माई क्लिनिकल रोटेशंस आई बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो सबसे पहले आपने ये बताना होता है कि यू आर इंटरेस्टेड इन द पर्टिकुलर जॉब और पोजीशन, तो आप उस पोजीशन को मेंशन करो, ये नहीं कि इसको तो पता ही है मैं इस पोजीशन के लिए कर रहा हूँ। देखो अगर एक जैसे जॉब एडवर्टीजमेंट आती है तो आपके लिए बेशक आप टीचिंग के लिए अप्लाई करो, बट मे बी दे हैव गिवन डिफरेंट जो दे हैव एडवर्टाइज डिफरेंट जॉब पोजीशंस, तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप किस पोजीशन की बात कर रहे हो। आप वहाँ पर उस पोजीशन को लिखोगे कि वेदर इट इज़ रेलिवेंट टू द टीचिंग, अगर टीचिंग में भी कोई डिपार्टमेंट है तो वो मेंशन करोगे वहाँ पर। हर एक छोटी से छोटी चीज़ हमें इसमें जो है ना
देखनी पड़ती है कि हम क्या यही तो नहीं सोच रहे कि दूसरे को खुद ब खुद पता चल जाएगा चीज़ का। तो ऐसा नहीं होता, आपको ये समझना पड़ता है कि अगर आपको एक छोटा सा कोड भी इवन ऐड में गिवन है तो आप उसको लिखो, जो ऐड आपको दिया जा रहा है। तो आप पोजीशन लिखो, जैसे टीचिंग की है, डिपार्टमेंट है तो वो लिखो, एंड देन उसकी बात करो कि ताकि देखने वाले को फटाफट पता चल जाए आपने किस पोजीशन पे किस फील्ड में अप्लाई किया है। देन आ जाती है आपकी एजुकेशन, तो वो मेंशन, उससे आगे आपका आ जाता है कि आपको जी रेज्यूमे में आप मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, लेकिन पहले इसको समझ लो, कवर लेटर को, ओके। अच्छा जी, कवर लेटर में क्या करते हैं हम, देन जो सेकंड पैराग्राफ है, आई बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन पेशेंट असेसमेंट। तो आपका जो कोई भी इस तरह से आपने ये एक्टिविटी या हॉबी का ही बेशक ये आप कह लो ये पोर्शन होता है जिसमें आपने बताना होता है कि मैंने ये काम किया हुआ है। After gap teaching in Brazil, interned at this hospital where I gain experience impact। तो ये सारा आपने experience से relevant लिखना है इसमें। Then last आ जाता है joining hospital, both when hospital is an exciting opportunity to grow within a respected institution and यानी आप अगर join करते हो उस institution को तो आप कैसे उसके लिए beneficial हो। I am confident that my clinical make this मेक मी स्ट्रॉन्ग फॉर दिस रोल, थैंक यू। अच्छा जी, बात अब यहाँ पर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो वो ये है कि आपने ये नहीं लिखना होता हाउ दिस जॉब इज बेनिफिशियल फॉर यू, यानी इट इज रियली कॉस्टिंग अ बिग सैलरी और बहुत अच्छी इसमें अमाउंट मिल रही है, नहीं। आप किस तरह से उस रोल के लिए बेनिफिशियल हैं, उस इंस्टीट्यूशन को कैसे आप प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ जो आपने सीखा, तब आप ये चीज़ें लिखोगे। आप ये नहीं लिखोगे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, मुझे ये जॉब मिल जाए। नो, इन सिंपल वर्ड्स आपने ये लिखना है कि इस इंस्टीट्यूशन को मेरे आने से क्या फ़ायदा हो सकता है, या मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं जिससे मैं इस रोल के लिए फिट हूँ। तो आप देन अपने सिंसियरली एंड पर लिखो, इसको क्लोजिंग दे दो, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है कवर लेटर का, एंड दिस इज ऑलवेज रेलेवेंट टू द जॉब दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। इसका मतलब ये कि हम एक सीवी बनाकर रख सकते हैं, बट कवर लेटर हमें हमेशा डिज़ाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द जॉब दैट वी आर अप्लाइंग फॉर। अच्छा, अब आते हैं हम अपने रेज्यूमे और सीवी की तरफ। यहाँ पर देखो, अगर हम आए तो सीवी मैंने बताया एंड रेज्यूमे अगर हम तो बात ये है कि सीवी और रेज्यूमे मैंने आप लोगों की जो लेवल है उस पर मैंने कहा ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि सीवी में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। सीवी में आपकी इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं, आपने आज से लेकर कोई कोर्स भी किया है ना इवन, तो आप लिखोगे उसमें आपने हैंड राइटिंग का, स्पोकन का कोई भी कोर्स किया हुआ है, तो आप सर्टिफाइड अगर कुछ चीज़ करते हो तो यू कैन मेंशन इन दैट सीवी, आपकी सीवी में वो कोर्स भी ऐड हो जाता है, ठीक है। देन जो आपकी आगे आता है रेज्यूमे, तो रेज्यूमे में अगर आप कोई टेक्नीशियन के लिए या किसी के सिंपल एक जो है ना जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप डेविएट नहीं कर सकते। जैसे टीचिंग की फील्ड में आप और किसी चीज़ को ऐड नहीं करोगे, ठीक है। रेज्यूमे में बहुत कंसाइज रहना पड़ता है, हमें वही चीज़ें जो रेलेवेंट है ना उस जॉब से रिलेटेड वही लिखनी है। जैसे आ, आपको कुछ एम्प्लॉयज कहते हैं कि आपको अगर कहा गया कि फॉर एग्जांपल 1 पेज रेज्यूमे आपका ड्रॉप करें आप, ठीक है। तो 1 पेज रेज्यूमे का मतलब वो एक नज़र सिर्फ देख कर एनालाइज करना चाहते हैं कि क्या, जैसे जॉब टीचिंग की है तो उससे रेलेवेंट आपका कुछ एक्सपीरियंस, आपके कुछ सर्टिफिकेशंस या आपका कोई ऐसी चीज़ है जो कि फिट हो उस रोल से अकॉर्डिंग। सीवी में आपके पास एज होता है कि जैसे अगर आपने एक फॉर एग्जांपल पब्लिकेशन की एनालिसिस किया किसी डाटा का, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं एनालिसिस किया है किसी स्टूडेंट ने ऑफ एनी डाटा, या किसी डाटा को एनालाइज किया उसने, तो आप ये अपनी सीवी में लिख सकते हो। बट अगर आपका रेज्यूमे की जॉब जो आप अप्लाई कर रहे हो उससे रेलेवेंट नहीं है तो आप एनालिसिस ऑफ दैट डाटा नहीं लिख सकते उस रेज्यूमे। तो ये एक और बात होती है कि आप उसको कनेक्ट कैसे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो डाटा की जनरलाइजेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, जैसे कोई भी सोशल मीडिया का आपने डाटा पकड़ के उसको एनालाइज किया था
और उसको आप कहते हो कि हाँ ये इस रोल से रेलेवेंट, मैं टीचिंग में भी जो है ना एनालिसिस कर सकता हूँ किसी भी डाटा का, या किसी भी स्टूडेंट के जो है आंसर स्क्रिप्ट्स, या किसी इस तरह से मैं रिसर्च कर सकता हूँ कि स्टूडेंट्स की लर्निंग कितनी अच्छी हो रही है, ठीक है। तो इन दिस वे आप लिख सकते हो उसमें एनालिसिस ऑफ डाटा को, बट आप उसको रेलेवेंट कैसे बनाते हो वो आपकी स्किल होगी, ठीक है। तो रेज्यूमे में वैसे एज कम होता है कि आप थोड़ा भी डेविएट करो, सीवी में आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जा सकते हो। बट अब बात यहाँ आ जाती है हमारे स्टूडेंट्स की जो कि रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, तो वो जिनके पास इंफॉर्मेशन यानी एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा है, थोड़ी सी एक्टिविटीज़ है, उनकी सीवी भी ऑलमोस्ट सेम होती है, रेज्यूमे भी सेम होता है। मैंने ये बात की सीवी और रेज्यूमे सेम क्यों है, क्योंकि उनकी ऑब्वियसली उनका इतना ज़्यादा डाटा ही नहीं है जो वो इंसर्ट कर सकें अपनी सीवी में। सो फॉर दैट सेक वो अपना जो भी रेलेवेंट को लगता है वो अपने रेज्यूमे में ऐड कर देते हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू गाइज, एंड नाउ इफ़ यू फेस स्टिल इन डिफिकल्टी तो मुझसे आप पूछ सकते हो। जी हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है तो क्लियर, आप मुझे अनम्यूट करके बताओ। ओके फाइन, एनीवन एल्स, किसी का कोई भी इशू है तो वो अभी एड्रेस कर ले, देन आई वांट। हाँ जी फातिमा, आई एम लिसनिंग। अच्छा, ये आपकी डिटेल यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइडेड है जो कि आपके नोट्स हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। जी फातिमा, आई एम लिसनिंग, आप बोलो। अनम्यूट हो गया। अच्छा खैर, आई एम आई आई विल आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एट द एंड। हम अभी अपने लेक्चर की तरफ ही आते हैं, और यहाँ पर देखते हैं जी कि क्या रेलेवेंट चीज़ है जो कि हमने डिस्कस करनी है। सो आई होप दैट यस, सो इन दिस यूनिट ये आपको क्लियर जो है ना डिटेल में प्रोवाइड करता है कि आपका फोटो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट आप नज़र आ रहे हो, पीछे ब्लू बैकग्राउंड हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स बिल्कुल गलत नहीं लिखो, एजुकेशन मेंशन करो, वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करो, और ये कुछ आपको और डिटेल्स प्रोवाइड करता है। इसमें आपको आपने इसको गो थ्रू करना है इन डिटेल। एक छोटी सी एक्टिविटी गिवन है आपको, वो आप सोल्व करेंगे। इससे रेलेवेंट एक्टिविटी में क्या है, decide whether the statements are true or false, and it is better to focus on UK style CV when you apply for work। तो ये देखो, हमारे कल्चर में हम यूके स्टाइल सीवी को नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो स्टाइल फॉर्मेटिंग है हम उसी को फॉलो करेंगे। तो कुछ चीज़ें इसकी जो आप गो थ्रू करना चाहो इन डिटेल, यू कैन डू दैट। उसके बाद आ जाती है टाइप्स ऑफ सीवी। मैंने ये बताया रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या होता है कि आप सबसे पहले जो रीसेंट है, देन उसके बाद जो यानी सबसे पहले अगर आपने बीएस किया है उसको मेंशन करो, देन एफएससी, देन एम जो आपका मैट्रिक है वो। तो फंक्शनल सीवी क्या होती है, स्किल बेस्ड सीवी। ये भी आपकी जॉब रेलेवेंट, अगर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स हैं तो आप वो मेंशन करते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ सीवी फॉर्मेट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी आप एजुकेशन और ये सारी चीज़ें, ऑब्वियसली स्किल हर सीवी का पार्ट है। स्किल ऐसा नहीं है कि किसी भी बस स्किल बेस्ड सीवी में स्किल्स का ज़्यादा फोकस किया जाता है। बट एट दिस लेवल मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले किसको मेंशन करना है, अपनी एजुकेशन को मेंशन करना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है, देन कवर लेटर की एक एग्जांपल गिवन है। हम एक ऐड को देख लेते हैं और देखते हैं इससे रेलेवेंट अगर हमने सीवी डिज़ाइन करनी है तो कैसे कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं वी आर हायरिंग 20 पोजीशन अवेलेबल हैं, पोजीशन। अब देखो, ये जो इनका वॉक इन इंटरव्यू होता है उसमें आप सिंपली जाते हो और इंटरव्यू देकर आ जाते हो, वॉक इन इंटरव्यू इसको कहा जाता है, ठीक है। यानी आपका कोई भी पहले से एप्लीकेशन सबमिटेड नहीं होती, आपका वहाँ पे डाटा नहीं होता, यू आर जस्ट गोइंग देयर एंड यू अपीयर इन द इंटरव्यू। तो आप सिंपल वॉक इन इंटरव्यू में ऐसे जाते हो। अच्छा, अब पोजीशन यानी इसमें आप कवर लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपनी सीवी लेकर जाओ और वहाँ पर इंटरव्यू पैनल के सामने आप बैठ जाओ, सिंपल। तो 20 पोजीशन है, उसमें से आप किस में इंटरेस्टेड हो। जैसे आप डिजिटल मार्केटर के तौर पर अपियर होना चाहते हो तो आपकी जो रेज्यूमे या सीवी मैंने बताया कि इस लेवल पर ऑलमोस्ट सेम है। आप वहाँ पर लिखोगे कि हाउ यू आर ऑब्जेक्टिव में, जैसे हमने मेंशन किया था, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव। इसमें आप डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट लिखोगे, यहाँ पे एजुकेशन होगी, यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस है वो सिर्फ रेलेवेंट लिखा जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वे आप अपना डिजिटल मार्केटर का बताओगे। और रोल यू आर अप्लाइंग फॉर आपने ज़रूर मेंशन करना है कि आई एम इन द ऑब्जेक्टिव आप मेंशन कर दो। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव में आपने रोल मेंशन कर देना ताकि पता चल जाए। अच्छा जी,
देन ये जो है सेंड योर सीवी टू। तो इन्होंने यहाँ पर खैर पहले से कहा हुआ है कि आप अपनी सीवी भेज दें, बट ज़्यादातर वो के इंटरव्यूज में वो नहीं रिक्वायर करते, आप सिंपली जाकर वहाँ पैनल के सामने अपनी सीवी रख सकते हैं। तो वो इन इंटरव्यूज में इतना का है। बट इन्होंने ये नहीं कहा हुआ कि आप ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना, अगर आपको सीवी आप ईमेल पर भेज देते हो और आपको अगर नहीं आता शॉर्ट लिस्टिंग का, तब भी आप जा सकते हो वो के इंटरव्यू में। जहाँ वो मेंशन कर देते हैं ओनली शॉर्ट लिस्टेड, वहाँ नहीं जा सकते आप, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो कि आपने यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि व्हेन यू आर राइटिंग द सीवी तो आपको पता होनी चाहिए। तो देन हम आते हैं अपनी जो दूसरा कंटेंट है अपना कोर्स आउटलाइन का। ठीक है, तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द सीवी राइटिंग एंड कवर लेटर्स। अब हम थोड़ा सा आगे से डिस्कस करते हैं। ये सारी मैं एक्टिविटीज़ आपको क्लास में करवाऊंगी बिकॉज दिस रिक्वायर योर प्रैक्टिसिंग, तो इनको अभी हम नहीं टच करेंगे। देन आ जाता है आपका questionnaire डिजाइनिंग, और अभी आपने बिल्कुल फ्री इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द सीवी राइटिंग और कवर लेटर, तो मैं एट द एंड ऑफ द क्लास आपसे क्वेश्चनिंग के आंसर ज़रूर करती हूँ उसको, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ज़रा इसको सर्वे डिज़ाइनिंग को आपसे डिस्कस करने दो। इट इज़ नॉट इन बिग डिटेल, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ आइडिया इसका। अच्छा, द लास्ट वीडियो विच आई शेयर्ड विद यू ऑल्सो कवर्स द कंटेंट रेलेवेंट टू द सर्वे क्वेश्चनियर, कि जी डिज़ाइन कैसे करना है आपने सर्वे क्वेश्चनियर को, बट इन दिस यूनिट इट इज़ प्रोवाइडेड इन डिटेल कि कैसे सर्वे क्वेश्चनियर्स को लिखा जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चनियर होता क्या है? एनी वन ऑफ यू मे हैव इनकाउंटर्ड कि कुछ स्टूडेंट्स या कुछ प्रोफेशनल्स हमें थ्रू लिंक्स या फिर इन दी यूनिवर्सिटीज़ एक क्वेश्चनियर्स लेकर आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि इसको फिल कर दें। मे बी यू हैव इनकाउंटर्ड दैट कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं और आपने टिक करके ना, और कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं इवन वो आंखें बंद करके जो उनको ठीक लग रहा होता है वो उसको टिक करते जा रहे होते हैं। तो अब उसका इशू क्या होता है? इशू ये होता है कि उनका सारा डाटा खराब आ जाता है। आप सिर्फ थोड़े से टाइम लेजीनेस की वजह से या नोट इंटरेस्टेड शो करवाने की वजह से या बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है ना कैन मेरे लिए तो ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है कंसीडर करने की वजह से आपकी जो रिसर्च है किसी की वो सारी की सारी ख़राब हो जाती है। सो फॉर दैट से जो आपको क्वेश्चन कोई और प्रोवाइड करता है उसमें भी आपने सही से टिक करना है जो आपको ठीक लगता है पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। जैसे अगर आपको वो पूछ रहा है हाउ मच टाइम यू यूज़ सोशल मीडिया, तो आप बताओगे 10 to 12 आवर्स अगर आप यूज़ करते हो, ना कि सिर्फ आंखें बंद करके उसको टिक कर दो। बिकॉज जो उसका सारा डाटा है सारा रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है, वो सारी रिसर्च फेल हो जाती है इन दिस मैनर। तो आपकी अपनी रिसर्च में भी और किसी और की रिसर्च में भी हैव टू वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। तो सर्वे ऑफ एकेडमिक एंड जनरल रीडिंग इन इंग्लिश, तो ये एक छोटा सा इन्होंने पैराग्राफ प्रोवाइड किया है। सर्वे वाज कंडक्टेड अमॉन्ग द जी ओके ओके फाइन ओके, सो द परमिशन इज गिवन टू देम। जी अच्छा जी, अब हम आते हैं यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे थे, इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग फर्स्ट 10 मिनट्स में ज्वाइन कर लो बिकॉज इंटरप्ट एकदम। तो देखो अब आप सर्वे क्वेश्चनर की अगर हम बात करें तो ये इन्होंने परसेंटेजेस ऑफ डाटा प्रोवाइड की हैं आपको। देखो, जब आप कोई क्वेश्चनर करते हो ना, यानी अगर मैं अपना कोशिश करती हूँ आपके सामने, अगर मेरा डाटा ओपन हो जाए, यहीं पर गूगल पर मेरा भी डाटा पड़ा हुआ था क्वेश्चनर का, तो आपको बड़े अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट, या फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो डाटा दिखा कर बता दूंगी किस तरह से डाटा आपके पास आता है सर्वे का। अच्छा जी, द मोस्ट सिग्निफिकेंट आइटम्स आर एज फॉलोज, यानी आपको 81% स्टूडेंट्स ने कहा कि दे रीड एकेडमिक बुक्स, ठीक है। 44% ने आपको कहा कि दे रीड एकेडमिक जर्नल्स। इतनी इतनी परसेंटेजेस जो आपको ये सारी आ जाती हैं, ये किससे आती हैं? जो आप सर्वे कंडक्ट करते हो उसमें जो लोग टिक करके आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं उससे आप परसेंटेजेस, और ये सारा ऑटोमेटिक काम है, आपको इसमें खुद कुछ भी नहीं करना पड़ता। हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे कि ये कैसे आप जो है ना गैदर करते हो। तो ये सारी परसेंटेजेस जब आपके पास आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा आया कि 100% जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से 50% या कह लो 60% रीड करते हैं टेक्स्ट बुक्स को, एंड बाकी जो होते हैं 40% वो रीड नहीं करते टेक्स्ट बुक्स को, ठीक है।
तो इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रीडिंग द टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, क्योंकि 60% जो 40 से है वो थोड़ी ज़्यादा ही है। बट जो बाकी 40% है, अगर वो नहीं रीड करे तो उसकी क्या रीजंस हैं, फिर वो आप फिगर आउट करते हो, ठीक है। तो इन दिस वे जो परसेंटेजेस होती हैं वो आपको एक आइडिया दे देती हैं कि प्रॉब्लम किस नेचर की है और प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई। देखो रिसर्च बेसिकली एक प्रॉब्लम पर ही कंडक्ट की जाती है, कि आप जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया ओबिसिटी का इशू है चिल्ड्रन में, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और आपको कह दिया गया कि आपको क्वेश्चनेयर बनाओ। क्वेश्चनियर आप अब कैसा बनाओगे कि व्हाट आर द कॉजेस, आप फाइंड करोगे ना ओबिसिटी में कि कॉजेस कितने हैं, आपको पता चलेगा ओबिसिटी इन चिल्ड्रन एक बेसिक इशू है, ठीक है। इन चिल्ड्रन आपने जहन में रखना है कि चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो आप चिल्ड्रन को ही मेंशन करो, ना कि यूथ और एडल्ट सबको ले आओ, ठीक है। बी स्पेसिफिक अबाउट द थिंग दैट यू आर कंडक्टिंग रिसर्च ऑन, तो आपने उससे डेविएट नहीं करना। जैसे हम अगर ओबिसिटी की बात करते हैं तो आपके जहन में क्या आता है कि चिल्ड्रन की ओबिसिटी किस वजह से हो सकती है? ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सरसाइज आ सकता है। ये अब क्वेश्चन है ना, अब आप भी क्वेश्चनियर अगर डिजाइन करोगे तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओबिसिटी, अगर आप क्वेश्चनियर डिजाइन कर रहे हो तो आप डू यू टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, सिंपल आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। सो अगर आप ये क्वेश्चन पोज करते हो अपने ऑडियंस को, ठीक है, डू यू टेक एक्सरसाइज, ये मैं सारा नहीं लिखूंगी बट फॉर द सेक आपको समझाने के लिए, रेगुलरली, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो अगर आपके 60% स्टूडेंट्स ने कहा कि जी दे यस, ठीक है, कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, 60% कह रहा है, और आपका जो बाकी 40% है वो आपका कहता है कि जी नहीं, नो, दे हैव गिवन आंसर इन नो। तो अब आपको पता चल जाता है कि ये एक्सरसाइज अगर चिल्ड्रन कर रहे हैं तो एक्सरसाइज इसका इशू नहीं है, यानी लैक ऑफ एक्टिविटी ओबिसिटी की रीजन नहीं है। फिर आप दूसरे रीजन की तरफ आते हो कि हो सकता है वो जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है, तो आप जंक की तरफ आते हो। तो इस तरह से आपने कुछ क्वेश्चंस 10 to 15 या 10, आपको पेपर में 10 गिवन होंगे, 10 डिजाइन करोगे आप क्वेश्चंस, जो कि आप परसेंटेजेस खुद से नहीं मेंशन कर दोगे कि जी इतने इतने परसेंटेज, ये ना खुद से फैब्रिकेट कर दो पेपर में, बस आप ये क्वेश्चंस लिखोगे। क्वेश्चंस का मतलब ये कि डू यू टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, आपने क्या उस टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चन डिज़ाइन किया, ये मैं चेक करूँगी। देन आप एक और क्वेश्चन डिज़ाइन करते हो कि डू यू ईट जंक फूड रेगुलरली, तो उसमें आप सिर्फ क्वेश्चन लिखोगे। तो ये अगर आपको कोई भी इस तरह से कोई इशू प्रोवाइडेड है, आप उससे रेलेवेंट क्या क्वेश्चंस बना सकते हो या नहीं, ये आपके एग्जाम में चेक किया जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह सर्वे डिज़ाइनिंग भी बताऊंगी कि आपने इंटरनेट पर कैसे सर्वे को डिज़ाइन करना होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है ये क्वेश्चनियर का आपके पास प्रोवाइडेड है कि सबसे पहले सबसे पहले वाली चीज़ ये होती है कि आप डिसिप्लिन मेंशन करते हो उसका, जो है कोई भी अब पेपर में ये ना करने लग जाना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, आई वांट टू द पॉइंट क्वेश्चंस फ्रॉम यू। तो आप लिखोगे तो सही इनको भी, इन क्वेश्चंस को, बट 10 जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल रेलेवेंट टू द क्वेश्चन होंगे जो आप जो है ना आंसर करवाना चाहते हैं। जैसे एज लिमिट का सबको पता है, अब एज का एक क्वेश्चन आना है क्वेश्चनियर में, तो पता चले कोई 2 से 3 तो आप सवाल उसी में गुजार दो कि व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ योर फील्ड ऑफ स्टडी। तो ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कंसीडर करूँगी, बट ये भी मेंशन आपने करने होंगे, यानी आप एज, फील्ड ऑफ स्टडी ये सब पूछोगे, लेकिन 10 बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चंस बनाओगे। देन ये सारा आ जाता है जनरल रिलेटेड, हाउ स्पेंड हाउ सॉरी आर स्पेंट इन स्टडिंग क्योंकि ये स्टडी रिलेटेड था तो उन्होंने आर्स पूछे हुए हैं। अच्छा, क्वेश्चन में भी आपने ये पेपर में देखना है कि आपको एमसीक्यू पूछे गए हैं कि आप एमसीक्यूज बनाएं या क्वेश्चनियर पूछा गया तो आप क्वेश्चंस डिजाइन करोगे, ठीक है। देन जो पैराग्राफ 1 है इंट्रोडक्शन मांगता है एनालिसिस, तो ये खैर इनका एनालिसिस उन्होंने बताया हुआ कि किस तरह से करते हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट्स किस तरह से होते हैं कि आपको मैं ग्रुप की फॉर्म में एक प्रॉब्लम प्रोवाइड कर दूं, जैसे हमने ओबिसिटी ही डिस्कस की, और मैं आपसे कहूँ कि इस पर सर्वे डिज़ाइन करें आप ग्रुप में मिलकर। देन आप जो है उसको सर्वे को, बल्कि ये मैंने आपको एक प्रोजेक्ट देना भी है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, कि आप जो है उसको सर्वे को डिज़ाइन करो, देन डाटा कलेक्ट करके उसको प्रेजेंट करो। तो कैसे डाटा कलेक्ट करना है वो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। आस्किंग क्वेश्चंस हैं, देन मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चंस भी आप इंसर्ट कर सकते हो। जी, तो ये था आपका सर्वे डिज़ाइनिंग। अब इसके बाद आ जाती है खैर से दूसरा हमारा टॉपिक, बट यहाँ तक के लिए
हम चेक करते हैं, अब आपकी क्यूरीज की तरफ आते हैं कि कोई क्वेश्चन है या नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सर्वे डिज़ाइनिंग एक्चुअल फॉर्म में कैसे करते हैं उसको कंसीडर करूँगी, ठीक है। सो अब हम अपनी करते हैं स्टॉप।